गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लॉडिंग गुड। आज 2 अप्रैल 2021 है, दिन है फ्राइडे। आज हमारे टेबल के ऊपर तीन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अबाउट एम्बेसडर्स, राजदूत जो होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है USA में, और फिर उसके बाद इंडिया की सिस्टम जो है उसको देखेंगे। स्पेशल नो लॉन्गर, दिस वन इज़ अबाउट हांगकॉन्ग। और लास्ट टॉपिक जो है द इलेक्ट्रिक चैलेंज, दिस वन इज़ फ्रॉम पायोनियर। फिर कुछ फाइनेंशियल न्यूज़ को देखेंगे एंड देन वी हैव सम हेडलाइंस। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के सब्जेक्ट्स, फीचर्स, डेमो वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन विजिट studyIQ.com एज वेल। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लेक्चर के PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। कल जो मैंने आपको पहला प्रश्न एक पूछा था, तो उसके A एंड B जो दो ऑप्शंस हैं, दो आंसर्स जो थे उसके, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यूनिटी ट्रांजिशन गवर्नमेंट बिटवीन वॉरिंग पार्टीज। USA का प्लान ये है कि एक अफगान की गवर्नमेंट और तालिबान दोनों मिलकर एक टेम्पररी सरकार बनाए, ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाए। और सेकंड जो प्लान है वो ये है कि एक UN लेड, यूनाइटेड नेशंस लेड एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें भारत, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया और USA शामिल हों। फिर एक और प्रश्न मैंने पूछा था, उसका आंसर है तजिकिस्तान। आज के तीन प्रश्न में से पहला प्रश्न है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, OCI कार्ड होल्डर जो हैं, नीचे दिए गए प्रिविलेजेस में से कौन सा ऐसा प्रिविलेज है जो वो एंजॉय नहीं कर पाता या फिर वो उसका अधिकार नहीं है। तो ये हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शंस। फिर एक कोस्टल सिटी है, कोस्टल टाउन है पाल्मा, जिसका नाम है, ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इस्लामिक स्टेट्स ने यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोगों की हत्या कर दी है। तो ये पाल्मा जो है ये किस देश का एक टाउन है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनिका जो हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से जो टू बी यूज्ड डेट जो होती हैं, वो जो महीने हैं वो कितने महीने तक बताया है। 3 महीने, 6 महीने, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के 3 महीने तक आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। तो आज का पहला जो टॉपिक है, stop the ambassadorships for sale. The President of the United States, beg your pardon, the presidents, right? यहाँ पर presidents की बात है, सिर्फ जो बाइडन की बात नहीं है। जो बाइडन से पहले जो presidents थे उन्होंने भी यही चीज़ की है कि जो एम्बेसडर्स हैं, you'll be surprised to know this thing, कि USA जो हैं वो अपने एम्बेसडर्स को किस प्रकार से अपॉइंट करता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी को किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने कितने ज़्यादा पैसे दिए हैं, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किस व्यक्ति का बड़ा है, उसके आधार पर एम्बेसडर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन फॉरेन सर्विस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ज़्यादातर ऐसे ही IFS के जो ऑफिसर्स हैं उनको ही एम्बेसडर्स बनाया जाता है। लेकिन USA में आपकी नॉलेज, हिस्ट्री की नॉलेज, जियोग्राफी की नॉलेज, आपकी सर्विस की नॉलेज जो है, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। जो मनी बैग है उसका वेट कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको एम्बेसडर बनाया जाता है। USA के एक प्रेसिडेंट थे रिचर्ड M. निक्सन, और निक्सन ने तो ये कहा था कि एक फ्लोर प्राइस भी होनी चाहिए। फ्लोर प्राइस यानी कि एक फिक्स रेट होना चाहिए कि कम से कम आपको $250,000 जो हैं वो देने पड़ेंगे। दिस इज़ मिनिमम, उससे ऊपर भी हो सकता है, $10 लाख, $1 मिलियन दे दीजिए, $2 मिलियन दे दीजिए, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको अलग अलग देश का एम्बेसडर जो है वो बनाया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है ये काफ़ी एक, जब हम इसकी डिस्कशन भी करते हैं तो लगता है कि कैसे कोई देश जो है वो इस प्रकार से राजदूतों को अपॉइंट कर सकता है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ बताई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनफैक्ट नॉट एग्जैक्टली के पैसे देकर, लेकिन आर्टिकल 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉमिनेट एंड बाय एंड विद द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ द सेनेट शैल अपॉइंट एम्बेसडर्स। तो एम्बेसडर्स को अपॉइंट करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का है। ऑफ कोर्स आपको
सेनेट की एडवाइस और उनका जो कंसेंट है वो भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि सेनेट इसमें इतना ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता है. मेकिंग द राइट अपॉइंटमेंट्स इज़ क्रूशियल फॉर मिस्टर बाइडन टू क्लीन अप द मेस क्रिएटेड बाय हिज प्रीडिसेसर डोनाल्ड ट्रंप. अब यहाँ पर जो एक लंबा लिस्ट है, बहुत सारे ऐसे लोगों को अपॉइंट करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है यूएसए में, और इसमें एम्बेसडर्स भी शामिल हैं. तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलतियाँ की थी, उन्होंने जो एक मेस क्रिएट किया है, उन्होंने जो एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो उसको क्लीन करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है जो बाइडन के पास. लेकिन यू नो हाउ इट वर्क्स, इट टोटली वर्क्स ऑन द वेट ऑफ योर मनी बैग. भारत की बात करें तो भारत में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है एम्बेसडर्स के लिए, राइट. पॉलिटिकल एम्बेसडर्स, as you can read here, India has a more sophisticated system of appointing political ambassadors, not for donation to political parties but as an avenue to recognize and reward talent. हमारे यहाँ पर कई ऐसे देश होते हैं जहाँ पर आपको पॉलिटिकल एम्बेसडर्स आपको भेजने पड़ेंगे. यू नो, अलग अलग देश की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं. तो अलग अलग लोगों को, अलग अलग टाइप के लोगों को यू नो आपको एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. हमारे एक बहुत ही फेमस, हमारे देश के सुपर कॉप कहे जाने वाले एक आईपीएस ऑफिसर, एक एक्स आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है जूलियो रिबेरो. आपने शायद इनका नाम सुना होगा. तो ये जो जूलियो रिबेरो हैं, ये तो आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन उनको रोमानिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था. तो ऐसे, दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ज़रूरी नहीं है कि आईएफएस के लोग ही, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग ही एम्बेसडर्स बने. दूसरी सर्विसेज में से भी, और कई बार पॉलिटिशियंस को भी एम्बेसडर्स बनाया जाता है. लेकिन जो राइट व्यक्ति हैं, राइट टैलेंट वाला, जिसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, उस व्यक्ति को एम्बेसडर बनाया जाता है. यूएसए की तरह नहीं कि जिसने ज़्यादा पैसे दिए वो एम्बेसडर बन गया. इंडिया हैज़ हैड सम वेरी डिस्टिंग्विश्ड एंड सक्सेसफुल पॉलिटिकल एम्बेसडर्स हु हैड एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर बैक होम एंड टू हाई लेवल्स इन होस्ट कंट्रीज़. कुछ हमारे एम्बेसडर्स ऐसे रहे हैं जो डायरेक्टली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और जिस देश में उनको पोस्ट किया गया है उस देश के जो टॉप लेवल के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या फिर प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो उनके साथ भी एक यू नो टच में रहते हैं. तो दिस एम्बेसडर्स आर लाइक ए सॉर्ट ऑफ पॉइंट कि यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर जो होस्ट कंट्री हैं, इन दोनों के बीच की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी बन जाते हैं ये एम्बेसडर्स. और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में केपेबल रहे हैं. बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने जनरेट की हैं. बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हों, कल्चरल रिलेशनशिप को डेवलप करना हो. देयर आर सो मेनी. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. एक कुशोक बकुला रिनपोशे, कुशोक बकुला रिनपोशे एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, लद्दाख के थे, और उनको मंगोलिया नाम का जो देश है उनका एम्बेसडर बना गया था. अब ये जो पॉलिटिकल एम्बेसडर थे कुशोक बकुला रिनपोशे, उन्होंने मंगोलिया में जाकर मंगोलिया में जो बुद्धिज़्म है उसको फिर से रिवाइव किया. तो आप सोचिए उनका इन्फ्लुएंस. और आज मंगोलिया और भारत के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है. आपको शायद याद होगा, मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग उस टाइम पर तैयारी कर रहे थे, बट 2014 या फिर 2015 की बात है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब मंगोलिया की यात्रा पर गए थे. तो उस टाइम पर उन्होंने, मंगोलिया जो है ये घुड़सवारी के लिए बहुत ही फेमस है. वहाँ पर यू नो छोटे से छोटे बच्चा जो है उसको भी एक हॉर्स राइडिंग पता है. यू नो, इट्स, यू कैन से दैट इट इज़ इन देयर ब्लड. तो उन्होंने एक बहुत ही गुड क्वालिटी का एक हॉर्स जो है वो भारत को गिफ्ट में दिया. और भारत ने बदले में जो बोध गया में जो पेड़ हैं जिसके नीचे गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, उस पेड़ का एक बीज जो है वो हमने उनको दिया, एक सैपलिंग हमने
उनको दिया। तो मंगोलिया जो है वो इट वाज सो हैप्पी, भारत के प्रति वो उनका जो प्यार है, जो एक सम्मान है, वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हैं कुछ ऐसे एम्बेसडर्स जो एक बहुत अच्छी छाप जो है वो छोड़ जाते हैं। द हेड ऑफ स्टेट हिमसेल्फ यूज्ड टू पे obeisance to him as the Mongolians followed the same Mahayana Buddhism practice in लद्दाख। महायाना बुद्धिज़्म जो लद्दाख में प्रैक्टिस किया जाता है, वही बुद्धिज़्म मंगोलिया में भी प्रैक्टिस किया जाता है। और वहाँ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भी कुशोक बकुला रिनपोशे को मिलने के लिए आते थे। और उनका टेन्योर ख़त्म हो गया उसके बाद भी कुशोक बकुला रिनपोशे जो हैं, उनके रिलेशनशिप मंगोलिया के साथ काफ़ी अच्छे रहे। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एन एम्बेसडर। तो अब पता नहीं कि यूएसए में, देखिए, अगर हमें पता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए की ये सिस्टम जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन जो बाइडन भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस सर्कल को, इस सिस्टम को वो तोड़ नहीं सकते, उनको किसी ना किसी को तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। एक ऐसा ही केस है किसी एक इंडियन अमेरिकन एक बिलियनर का, उनको फिजी और दूसरे देशों का एम्बेसडर बनाया गया था यूएसए के द्वारा। ये यूएसए के हैं, यूएसए की बात बता रहा हूँ मैं। और ये इतने पैसे वाले एम्बेसडर थे कि उनके लिए वहाँ पर काम करना, ये सारी चीज़ें नहीं थी। उनको एक लग्जरियस जो लाइफ है वो इन सारे आइलैंड्स में बितानी थी। तो उन्होंने जो एम्बेसडर का हाउस है उसको फिर से रिनोवेट किया। फिर वो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, लाइक एरोप्लेन्स में जाना पसंद नहीं करते थे, उनको खुद का एयरक्राफ्ट जो है वो यूज़ करना था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें उनका जो मेन काम है वो काम रह जाता है। और ये सारी जो एक लग्जरियस लाइफ जैसी जो चीज़ें हैं, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट ए राइट थिंग फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। हमारे और यूएसए के एम्बेसडर अपॉइंटमेंट में इतना बड़ा डिफरेंस है। फिर बात करते हैं स्पेशल नो लॉन्गर। दिस वन इज़ अबाउट हांगकांग, चाइनाज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, SAR। आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये देखिए, दिस इज़ हांगकांग एंड विसिनिटी। तो ये रीजन जो है, दिस इज़ हांगकांग हियर, एज यू कैन सी दिस टेरिटरी। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। यू विल फाइंड हांगकांग हियर। ये मेनलैंड चाइना है, दिस वन मेनलैंड यानी कि मेन चाइना जो है वो यहाँ पर है। और एक छोटा सा यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है हांगकांग, SAR या फिर हांगकांग। अब हांगकांग और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में आप जानते होंगे, शायद इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानते होंगे कि ब्रिटिश रूल के तहत था ये। 1997 में ब्रिटिश ने इस शहर को चाइना के हवाले कर दिया और ये तय किया गया था कि आने वाले 50 सालों तक हांगकांग जो है उनको कुछ स्पेशल अधिकार, स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे 2047 तक, राइट। 2047 यानी कि 1997 से 2047, 50 ईयर्स तक हांगकांग जो है ये एक ऑटोनॉमी एंजॉय करेगा। यहाँ पर प्रेस का फ्रीडम होगा, प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिलेगा वहाँ के लोगों को, हांगकांग के रहवासियों को, और दूसरे भी फ्रीडम्स जो एक डेमोक्रेटिक देश में मिलते हैं, ये सारे फ्रीडम्स हांगकांग के लोगों को मिलेंगे, ऐसा इस एग्रीमेंट में बताया गया है। लेकिन जब से शी जिनपिंग आए हैं तब से हांगकांग में धीरे धीरे करके एक के बाद एक अधिकार जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और आप देखिए कि वहाँ पर जो जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है, अब जुडिशरी के पास भी उतने सारे पावर्स आने वाले समय में नहीं रहेंगे। 30 मार्च को स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चाइनाज नेशनल पीपल्स कांग्रेस, NPC, ने एक बहुत बड़ा बदलाव अप्रूव कर दिया कि हांगकांग की जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसमें जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, राइट, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या जो है वो काफ़ी कम कर दी है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसको हम लेगको कहेंगे। तो ये लेगको जो है उसमें जो इलेक्टेड लोग हैं उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम कर दी गई है। जब 70 मेंबर्स की लेगको थी उस टाइम पर 35 लोग जो हैं वो इलेक्ट होते थे। अब 90 लोगों की लेगको कर दी गई है, लेकिन उसमें सिर्फ 20 लोग ही इलेक्टेड रहेंगे।
तो यहाँ पर यू कैन से कि अगर आप हांगकांग के रेसिडेंट हैं और आपने किसी एमपी एमएलए को वोट दिया और उनको लेको तक पहुंचाया भी, लेकिन वहाँ पर जाकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेजोरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी में हो गए, सिर्फ 20 हैं आउट ऑफ 90। तो और बाकी के जो 70 हैं उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? उनको डायरेक्टली शी जिनपिंग या फिर जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है या फिर चाइना जो है, मेनलैंड चाइना, तो वो अपॉइंट कर रहा है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साइंड ऑर्डर्स टू प्रोमलगेट अमेंडमेंट एंड एक्सेस टू हांगकांग्स बेसिक लॉ, the constitution that has governed the SAR and ensured its autonomy, making the biggest change since 1997। शी जिनपिंग ने जो अभी बदलावों को पुश किया है वो 1997 से आज तक के अगर आप चेंजेस को देखें तो सबसे बड़े बदलाव हैं ये। और जो प्रॉमिस यूके को किया था, ये सारे प्रोमिस जो हैं उनको तोड़ दिया है कहीं ना कहीं चाइना ने, जजिंग बाय द थिंग्स दैट वी आर रीडिंग। जो चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रही, जो चीज़ें हमें जानने को मिल रही, उससे पता चलता है कि जो वादा किया था ये सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ दिया। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल चेंज इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी। सबसे कंट्रोवर्शियल अगर कोई चीज़ है तो एक है कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी। ये कमेटी जो है इसके डिसीजन को ना तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, दूसरी चीज़ के एलिजिबिलिटी, अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट है या नहीं, वो एक पेट्रियोटिक, आप कितने देशभक्त हैं, कितने राष्ट्रवादी हैं, या फिर राइट वर्ड इज देशभक्त हैं, उसके आधार पर आपको यस या फिर नो कहा जाएगा। तो ये कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे? ऑफ कोर्स शी जिनपिंग और उनकी टीम के लोग होंगे, उनके द्वारा, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो चेले हैं, राइट, वो लोग इस कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी के मेंबर्स होंगे। तो वो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसके प्रति एक झुकाव रखते हों, जो डेमोक्रेसी और हांगकांग के नागरिकों के प्रति झुकाव रखते होंगे, उनको इसमें कभी भी इलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा फिल्टर लगाया गया है। फिर एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ भी उन्होंने लेकर आया है कि अगर किसी ने कुछ हांगकांग या फिर चाइना के प्रति कुछ गलत करने की कोशिश की या फिर ऐसी कोई बात बताई तो फिर उनको जेल हो सकती है। तो जो फ्रीडम था, ये फ्रीडम जो है वो अब जा रहा है, अब कहीं ना कहीं चला भी गया है, यू कैन से। तो दिस इज़ हाउ चाइना इज़ वर्किंग एंड दिस इज़ हाउ चाइना इज़ रूलिंग हांगकांग। जो दो सिस्टम, जो अब एक देश दो सिस्टम, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, वन कंट्री टू सिस्टम्स, राइट, ये अब ख़त्म हो गया। इट इज़ वन कंट्री वन सिस्टम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, द इलेक्ट्रिक चैलेंज। पायोनियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। अब पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी बढ़ने लगी हैं, एज वी ऑल नो। बहुत सारे राज्यों में पर लीटर पेट्रोल की प्राइस 100 रुपीज़ या फिर उससे भी ज़्यादा है। और हम सब जानते हैं कि लगभग 60% जितना अमाउंट जो है रिटेल प्राइस की, 60% अमाउंट यानी कि 100 रुपीज़ जो है, तो उसमें से 60 रुपीज़ जो हैं दैट इज़ जस्ट टैक्स एंड ड्यूटीज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों ने बहुत सारे पैसे जो हैं वो एक्साइज ड्यूटी, सरचार्जेस, सेस जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया जाता है, तो इसमें से बहुत सारे पैसे जो हैं वो कमाए हैं। एक तरफ पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ अभी हमने देखा कि सुएज़ कैनाल ब्लॉकेज हुआ, तो इसकी वजह से फ्यूल की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गई। जब सप्लाई कम हो गई है, डिमांड कंटिन्यूस है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो ओपेक है, ओपेक ने यह तय किया है कि वो प्रोडक्शन को कट करेंगे, तो अगेन सप्लाई कम की जाएगी, डिमांड स्टैटिक है या फिर डिमांड बढ़ती जा रही है, तो भी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये 100 रुपये जो हैं इट मे इंक्रीज़ इन फ्यूचर। और इस आर्टिकल में तो ये बताया है कि अभी 100 रुपये पर लीटर हैं, आने वाले नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जब आएगा तब 120 रुपीज़ पर लीटर जो है, ये भी एक बहुत ही कड़वा सत्य होगा हमारे देश का कि वी वुड बी पेइंग 120 रुपीज़ पर लीटर फॉर पेट्रोल एंड डीजल। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने भी एक्सचेंज रेट डॉलर के सामने रुपीज़ को स्टडी करने की कोशिश की है। तो इससे भी ये होता है, एक्सप्लेन यू के, क्योंकि हम फ्यूल जो है उसको इंटरनेशनल मार्केट में से खरीदते हैं तो वी पे डॉलर्स, इज़न्ट इट, हम डॉलर से पेमेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि, एंड रिमेंबर वी इम्पोर्ट, यहाँ पर इम्पोर्ट लिख देता हूँ ताकि आपको ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो लेट्स से कि 1 लीटर
पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल प्राइस, भारत के बारे में नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल, इतनी होती नहीं है बट आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल कि मान लीजिए कि $1 और रुपी के कन्वर्जन रेट की बात करें तो $1 के बदले लेट्स से आपको 70 रुपीज़ पे करने हैं, राइट। 70 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 लेट्स से। तो अब अगर फ्यूल की प्राइस लेट्स से एक बैरल की कीमत जो है इज़ $1, $1 में आपको एक बैरल मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली यू कैन से कि एक बैरल की कीमत है 70 रुपीज़। अब डॉलर के मुकाबले रुपीज़ जो हैं वो वीक हो गया, यानी कि रुपी जो है ये हो गया 72, $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज़। तो पहले आप जो एक बैरल खरीदने के लिए 70 रुपीज़ देते थे, अब आपको कितने देने पड़ेंगे? 72। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब रुपी की वैल्यू कम होती है डॉलर के मुकाबले तो इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यही सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि डॉलर की कीमत रुपीज़ के मुकाबले लेट्स से $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, तो एक बैरल खरीदने के लिए आप 60 रुपीज़ पे करेंगे, और जब इसकी कीमत और ज़्यादा कम होगी लेट्स से 55 रुपीज़ हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस तो $1 ही है, तो यू विल पे 55 रुपीज़ फॉर वन बैरल। तो जब रुपीज़ की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है डॉलर के मुकाबले तो इंपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं। जब डॉलर की वैल्यू कम होती है, वीक हो जाता है डॉलर, ये सिचुएशन में वीक हुआ है, ये सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो जब वीक होता है रुपीज़ डॉलर के मुकाबले तब इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाता है। होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ द थिंग इज़ कि हम ईवी की बात, नाम है इलेक्ट्रिक चैलेंज, और यहाँ पर हम पेट्रोल और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि द थिंग इज़ कि देखिए अगर हम अब सब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करने लगेंगे तो सरकार को इतने सारे पैसे मिलेंगे कहाँ से? दैट्स वन क्वेश्चन नंबर वन। दूसरी चीज़ कि ये जो राइटर हैं उनका ये दावा है कि उन्होंने ह्यूंडई की जो कोना है और टाटा नेक्सॉन ईवी है वो भी चलाई हैं, और वो भी उन्होंने कुछ हफ्तों तक चलाई हैं, और उनका एक्सपीरियंस ये है कि पर किलोमीटर की प्राइस है जस्ट ₹1, और जो नॉर्मल कार्स हैं वो 6 से 10 रुपए पर किलोमीटर की इसका रेट होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी प्राइस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। दूसरी जो चीज़ है वो है रेंज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस है कि अगर मेरी कार 200 किलोमीटर ही चलेगी एक सिंगल चार्जिंग में, तो फिर मुझे बार बार अगर इफ़ आई वांट टू ट्रैवल समवेयर तो मैं उसको ले नहीं पाऊँगा। मीन्स मुझे सिर्फ सिटी एरिया में या फिर नज़दीकी एरिया में ही मैं कार यूज़ कर पाऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक हर्डल है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रांजिशन को लेकर कि लोग कम ईवीज़ को पसंद करते हैं। फिर कई लोगों का कहना ये भी है कि ईवीज़ अगर हम यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन में उतना कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम थर्मल पावर प्लांट से पैदा करते हैं। कोयले को जलाकर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी बास्केट जो है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थर्मल एनर्जी का है। लेकिन वो भी धीरे धीरे भारत का चेंज हो रहा है। अब सोलर और विंड एनर्जी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है, और भारत भी अपना एनर्जी मिक्स जो है वो चेंज करना चाहता है। फिर यहाँ पर जो ये कोना और टाटा नेक्सॉन है उनकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक मुझे पता है इट कॉस्ट यू, टाटा नेक्सॉन ईवी कॉस्ट यू कुछ 20 लाख रुपीज़ के आसपास है, 20 लाख रुपए। तो जो नॉर्मल टाटा नेक्सॉन है उससे लगभग 50% ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप 1 लाख किलोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चलाएंगे 4-5 सालों के अंदर, 5-6 सालों के अंदर, तो आप 6-7 लाख रुपए बचा पाएंगे। इतने पैसे आपके you would be able to save that much money, but स्टार्टिंग के टाइम पर इतने ज़्यादा पैसे पे करना जो है वो हर किसी की बात नहीं होती है। दूसरी तरफ रॉ मटेरियल की बात करें तो चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल के रॉ मटेरियल में भी हमसे आगे हैं। चाइना ने लिथियम जो है उसको बहुत सारे देशों से, साउथ अमेरिका के कुछ देशों के साथ उनके करार हैं, और वो लिथियम को डायरेक्टली उनसे ख़रीद रहा है और फिर उनसे बैटरीज़ और ये सारी चीज़ें बना रहा है। भारत ने आज भी ऐसी कोई ख़ास चीज़ों की शुरुआत नहीं की है।
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो 15 मिलियन लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट 1 करोड़ 50 लाख लोग, और इससे भी ज़्यादा, लगभग 5 to 6 टाइम्स यू कैन से 1 करोड़ 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 और 6 अगर आप करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट रफली स्पीकिंग 8 करोड़, इजंट इट? 8 से 9 करोड़ लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। कोई कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है, कोई लॉजिस्टिक, कोई सेल्स, कोई ऑटोमोटिव मीडिया इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑफ कोर्स, और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन भी चाहिए हमें। वी वांट के लोग जो हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन को छोड़कर ईवी की तरफ आगे बढ़े, लेकिन ईवीज शुड बी डिज़ायरेबल एंड अफोर्डेबल। ईवी इंडस्ट्री में कहते हैं कि एक 70 ट्रिफेक्टा का मतलब होता है कि एक ऐसा मोटरसाइकिल जिसकी रेंज 70 किलोमीटर की हो, जिसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की हो, और उसकी कीमत 70,000 रुपीज़ के अंदर हो। लेकिन ये 70 किलोमीटर की रेंज और 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये हासिल करना इट्स पॉसिबल, लेकिन 70,000 रुपीज़ में एक ईवी मिल जाए आपको, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल या फिर टू व्हीलर, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि रॉ मटेरियल जो हैं उसके अच्छे सोर्सेस आज भी हमारे पास नहीं है। तो इंडिया हैज़ टू वर्क ऑन दिस थिंग। Of course, even if there is a rapid adoption of electric vehicles in India, it will not replace internal combustion engines totally. इस आर्टिकल में ये कहते हैं कि अगर रैपिड एडोप्शन भी हुआ ईवीज़ का तो भी टोटली ये जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं वो चले नहीं जाएंगे। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। तो ये था एक ओवरव्यू इस ईवी, और आई बिलीव ये आर्टिकल जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल था, कि सरकार भी नहीं चाहेगी कि करोड़ों रुपए जो उनको मिल रहे हैं, राइट, लाखों करोड़ों रुपए जो पेट्रोल और इन सारे प्रोडक्ट्स में से उनको सेस ड्यूटी में मिल रहे हैं, तो सरकार भले ही ईवी को प्रमोट करे, बट वो ये इतने सारे पैसे फिर किस सोर्स से आपको मिलेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देश भी चलाना है, सरकार ऐसा नहीं है कि अपनी जेब में ये सारे पैसे डाल रही है, इनका उपयोग भी किसी ना किसी चीज़ों के देश के लिए ही हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा सोर्स फिर आप लाएंगे कहाँ से? दैट इज़ ऑल्सो ए बिग क्वेश्चन, इजंट इट? तो ये है कुछ दोनों साइड्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स हमने देखी हैं। जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम में रेट कट की जो बात थी, इसको ऑल ऑफ द सडन सरकार ने अब कैंसिल कर दिया है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं उसमें बहुत सारी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स यानी कि छोटी छोटी अमाउंट की जो सेविंग होती है, तो इसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, राइट, ये सारे लोग, या फिर उससे भी जो दूसरे क्लासेस के लोग हैं, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी बहुत सारे रिटायर्ड जो पर्सनल हैं, तो वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं इसमें। और ये बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में चुनाव की वजह से सरकार ने ये डिसीजन कैंसिल किया है, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स की कलेक्शन की बात करें तो हाईएस्ट शेयर है वेस्ट बंगाल का, और अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती तो बहुत सारे वेस्ट बंगाल के वोटर्स जो हैं उनके बेनिफिट्स चले जाते, मीन्स उनको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब कम करेंगे, आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं और उसके ऊपर लेट्स से आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट मीन्स यू विल गेट 10 रुपीज़। अब इसको मैं कम करके 8 कर दूँ तो यू विल गेट 8 रुपीज़, 8% कर दूँ तो यू विल गेट 8 रुपीज़, तो आपके 2 रुपये का नुकसान होगा, ऐसा नहीं? तो लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड चीज़, जीएसटी का कलेक्शन जो है वो 6th टाइम 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। दिस इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। ई वे बिल्स जो हैं वो भी काफ़ी 71.2 मिलियन, हाईएस्ट इन 3 ईयर्स, इतने ई वे बिल्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं। और सरकार का ये कहना है कि जीएसटी के कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ, और जो एंटी इवेजन मेजर्स हैं उनकी वजह से भी ये आंकड़ा जो है वो हमें देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स इन मार्च राइज हाईएस्ट एवर। यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, आप प्लीज़ इनको देख लीजिएगा, इजी टू अंडरस्टैंड है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ। इंपोर्ट्स के आंकड़े भी काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आए हैं। और ये हैं कुछ हेडलाइंस, राइट। आज गुड फ्राइडे है, तो मैं गॉड ब्लेस अस ऑल, एन्जॉय गुड फ्राइडे विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। कल सैटरडे है, विल सी यू टुमारो। संडेज़ को ये लेक्चर्स नहीं होते हैं, और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उन
प्रश्नों के आंसर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। आई विल सी यू टुमारो। एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।